Hello, you lovely people out there. How are you all? I hope you all are fine, and I'm also good. So, in the last video, we explained the chapter, The Day the River Spoke. Today, we are going to do all the question and answers and whatever grammar part is given at the back of the chapter. So, without wasting time, straight away we'll go to the question and answers and try to solve it. If you haven't watched the first video in which I have given the summary as well as the explanation of this chapter, I'll give you the link in the description. You can watch it from there. So we'll go straight away to the question and answers. So first one is let us discuss. क्या discuss करना है? Complete the table below with the Janvi's question in column 1 and the reverse answer in column 2. Check your answers with the teacher. तो जैसे यहाँ पर कॉलम 1 में आपको मिला है जानवी के क्वेश्चंस और कॉलम 2 में आपको रिवर के आंसर्स बताने हैं या रिवर के आंसर्स दिए हुए हैं, आपको जानवी का क्वेश्चन बताना है. तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर यू, सो स्ट्रेट अवे विल गो टू आवर answers. These are the answers of let us do these activities before we read. I have already given the answers in chapter in video 1. If you wish, you can watch it from there, or you can take a screenshot here also. And then there were two questions. Let us discuss on page number 3. What was Janvi's dream and was it important to her? ये चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस थे, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. फिर भी अगर आप चाहे तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. विल गो स्ट्रेट अवे टू टुडेज क्वेश्चन. सो यहाँ पर है कॉलम 1 में जानवीज क्वेश्चन एंड कॉलम 2 में रिवर्स के आंसर्स. सो व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. तो ये क्वेश्चन था जानवी का. तो इसका आंसर है इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी. आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन द सी लाइक मी. तो ये सेम एज इट इज जो है जो रिवर ने चैप्टर में कहा था, वी हैव टेकन इट फ्रॉम देयर. उसके बाद रिवर का आंसर था लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. तो क्वेश्चन क्या था जानवी का था, वो था कि कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ सच में मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या लड़कियां जो है लड़कों के जैसे काम कर सकती हैं. थर्ड वाला जो है आंसर था बिग बोट, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. तो ये आंसर था रिवर का, बड़ी बोट्स के बारे में. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन उसने पूछा था जानवी ने कि शिप्स क्या होती हैं, व्हाट आर शिप्स. देन द रिवर आंसर्ड लाइक दिस. उसके बाद कॉलम 1 में जानवी का फोर्थ क्वेश्चन था विल दे कम हियर, मतलब जो शिप्स हैं क्या वो गांव में आ सकती हैं. तो रिवर का आंसर था आई एम अफ्रेड नॉट, टू लार्ज यू नो, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी होती है. जो चंदू की कैटामरन है दैट इज अनफ, वो काफी है यहाँ पर आने के लिए. तो in this way you can complete this table. We'll go now. Let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follow. You shouldn't cry, you know. तुम्हें रोना नहीं चाहिए. The voice went on. And you really shouldn't be scared. और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. जब तुम मुझसे यहाँ मिलने आती हो, मुझे देखने आती हो, मेरे पास बैठने आती हो हर रोज नहीं तो लगभग हर रोज आती ही हो. तो she was puzzled. It was a voice like a river. It couldn't be the river. वो जानती थी कि रिवर की आवाज है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि रिवर कैसे बोल सकती. वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वाज द रिवर. आई हैव गॉट हरी टू रीच द सी यू नो. तो वो कहती है कि जो भी है मुझे बताओ जल्दी, क्योंकि मुझे समुद्र में जाकर मिलना है. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर आपको दे रखा है एश्योरिंग और सिंपैथाइजिंग. द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इट. अब यहाँ पर जो है रिवर क्या मतलब कैसा लहजा है उसका, क्या टोन है उसका, क्या वो एश्योर है या वो सिंपैथाइज कर रही है. तो एश्योरिंग का मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना, और सिंपैथाइजिंग का मतलब होता है किसी को सहानुभूति दिखाना, हमदर्दी दिखाना. ठीक है, संवेदना प्रकट करना. तो यहाँ पर आपने जब ये अभी पढ़ा पैराग्राफ, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है, तो यहाँ पर जो है वो उसको भरोसा दिला रही है, एश्योर कर रही है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एश्योरिंग. नेक्स्ट इज select a phrase from the extract which shows that जानवी was a frequent visitor to the spot. मतलब जानवी जो है वहां पर कई बार आती थी. तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है when you have come here to see me every day, well almost every day. तो ये जो है आप यहाँ पर लिख देंगे and you will be giving the correct answer of this question. Third is choose the correct option to complete the sentence. The use of exclamation mark. exclamation mark क्या होता है, ये जो इस तरीका जो सिंबल होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन. तो एट द एंड ऑफ द लाइन इट कुडंट बी द रिवर. इसका क्या मतलब है कि ये तो रिवर नहीं हो सकती. तो इससे क्या पता लगता है वो एक्साइटमेंट में है, हेजिटेशन में है, इरिटेशन है या डिसबिलीफ है. तो वो एक्चुअली उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है. तो वी कैन से कि इट इज एक्चुअली डिसबिलीफ.
उसके बाद चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ से आपको 3 क्वालिटीज चुननी है रिवर की। अफेक्शनेट थी, फॉरगिविंग थी, थॉटफुल थी, इम्पेशेंट थी या काइंड हार्टेड थी। इम्पेशेंट का मतलब होता है कि जिसको बिल्कुल भी पेशेंस ना हो, तो ऐसी तो वो नहीं थी, तो हम इसको तो क्रॉस आउट कर देंगे, ये तो नहीं होगा। माफ करने जैसी कोई बात ही नहीं थी कि कोई गलती हुई हो या माफ करनी हो, तो ये वाली भी खत्म होगी। तो दैट मीन्स अफेक्शनेट, थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड, वी कैन से दीज आर द 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। द टोन ऑफ द रिवर इज एश्योरिंग, यहाँ पर ये फ्रेज लिख दिया, डिसबिलीफ आ गया, और ये आ गया अफेक्शनेट, थॉटफुल, काइंड हार्टेड। ये 3 क्वालिटीज होगी आपके रिवर। Second is, can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. I couldn't, gasped Janvi. I couldn't. They would scare me. They would chase me out. तो यहाँ पर जो है वो ये बता रही है कि क्या मैं भी लड़कों की तरह पढ़ सकती हूँ। तो जो रिवर है वो ये कहती है कि हाँ तुम कर सकती हो। तुम्हें एक दिन ऐसा करो कि हिम्मत जुटाकर और स्कूल चले जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ, टीचर तुम्हें जो है वहां पर रुकने देंगे। तो वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मुझे वहां से निकाल देंगे, डरा के भगा देंगे। तो नाउ देर आर सम क्वेश्चंस, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज, क्या कारण था कि जो रिवर थी वो ये कह रही थी कि लड़कियों और लड़कों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे कि रिवर यहाँ पर कह रही है कि सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, वो उसी तरीके से तेज तैर सकती हैं जैसे कि लड़के तैर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि रिवर को कोई मतलब नहीं था, वो ये जानती थी कि गर्ल्स और बॉयज जो है लगभग सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। The river encourages Janvi to have faith in herself and fulfill her desire to go to school. तो रिवर जो है उसने उसको बढ़ावा दिया, उसने उसको एनकरेज किया, उसको कहा कि अपने में विश्वास रखिए और उसकी जो मनोकामना है, उसकी जो इच्छा है स्कूल जाने की, वो पूरी हो जाएगी। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। आगे बढ़ेंगे। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आइए इन दोनों के आंसर्स मैं आपको वहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आंसर्स। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये हमने ट्रू कर दिया है। तो स्लिप अलोंग का मतलब क्या होता है? शी शुड मूव क्वाइटली, क्वाइटली इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ फ्रेज आई कुडंट टेल अस? आई कुडंट का मतलब क्या है? आई कुडंट का मतलब ये है कि वो डरी हुई है, नर्वस है। जानवी वाज स्केयर्ड एंड नर्वस, और वो अनश्योर थी कि उसको ये डर था कि वो उसको वहां से भगा दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो एक एक करके हम इन क्वेश्चन आंसर्स को वहां पर डिस्कस करते। लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग? ऐसा क्यों हुआ था कि नेचर को बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया गया है, समझाया गया है उसके बारे में? तो टू सेट अ पीसफुल एंड मैजिकल मूड, तो जो ऑथर था वो चाहता था कि हम जो है नेचर के बारे में बहुत अच्छे से समझें, और समझें कि नेचर जो है बहुत ही मैजिकल होता है, पीसफुल होता है। वो हमारा पूरे चैप्टर का मूड बनाना चाहते थे। इट शोज जानवी स्पेशल कनेक्शन विद नेचर, स्पेशली द रिवर, एंड हेल्प्स रीडर फील लाइक दे आर इन हर वर्ल्ड। तो ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम जो है जानवी के साथ ही हैं, इसलिए वो इतना सारा डिस्क्राइब किया है नेचर को। सेकंड है, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? कैसे पता था रिवर को जानवी के बारे में? क्यों? क्योंकि जानवी जो है ऑलमोस्ट हर दिन जो है वहां जाती थी। जानवी विजिटेड द रिवर ऑलमोस्ट एवरी डे। द रिवर हैड बीन ऑब्जर्विंग हर एंड लिसनिंग टू हर थॉट्स एंड फीलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो चुपचाप तब तक सुनती रही, और एक दिन फिर उसने आखिरकार रिवर ने जवाब दिया और जानवी से पूछा कि क्या बात है, मुझे बताओ। वट कैन यू इन्फो फ्रॉम एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो? तो इस बात से क्या मत तात्पर्य है, क्या समझते हो आप कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि शायद वो मुझे जाने ही ना दे? ये तब की बात है जब वो 10 साल की हो चुकी थी, और वो स्कूल जाना चाहती थी, तो उसको लगता था कि मैं जो हूँ अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, शायद वो मेरे को स्कूल भेजे ही ना। तो इसका आंसर है, जानवी थॉट शी हैड बिकम टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल एंड मे बी देयर वॉज अ बिलीफ इन हर विलेज दैट गर्ल शुडंट गो टू स्कूल आफ्टर अ सर्टेन एज। तो उस गांव की ये मान्यता थी कि जैसे ही लड़कियां थोड़ा थोड़ा बड़ी हो जाएं, उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। फोर्थ,
Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? क्यों हंसी थी वो? Because the river knew that Janvi was brave in so many other ways. She wasn't scared of lizards, snakes, or trains. So being scared of school felt silly to the river. रिवर को ये लगता था कि ये लड़की ना गिरगिटों से डर रही है, ना सांपों से डर रही है, ना ट्रेन की आवाज से डर रही है जो पुल के ऊपर से गुजर रही है, और ये लड़की बोल रही है कि मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। तो उसको ऐसे हंसी आई कि ये तो इतनी बहादुर लड़की है, स्कूल जाने का कोई डर तो होना ही नहीं चाहिए। दैट इज वाई शी वॉज द रिवर वॉज लाफिंग। वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? क्यों? बिकॉज द रिवर एनकरेज हर टू बिलीव इन हर सेल्फ, टेक एक्शन एंड फॉलो हर ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग। क्योंकि रिवर ही थी जिसने उसको इंकरेज किया, उसको कहा कि अपने आप में विश्वास रखो, एक्शन लो, कुछ काम करो, सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, तुमको एक्शन लेना पड़ेगा और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। सिक्स्थ, हाउ डज द कॉन्वर्सेशन मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग? ये जो बातचीत थी दोनों के बीच में, इसने स्टोरी को और कैसे निखारा है, हमें इतना मजा क्यों आया स्टोरी पढ़ने में? The river talks like a friend, making the story magical and warm. The dialogue helps us understand Janvi's feeling and makes the story lively and inspiring. तो जो रिवर थी वो दोस्त की तरह बात कर रही थी, इसकी वजह से जो है स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हमें, और जो डायलॉग है वो हमें ये समझाने में मदद की कि जो जानवी है उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, और इस तरीके से ये हमें कहानी जो है बहुत ही लाइवली लगी। जहां तक बच्चा सेवंथ सवाल, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? बताइए क्या है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने जो समरी स्टार्टिंग में दी है, स्टार्टिंग में ही मैंने 2-3 मिनट में समरी दी है, उसके एंड में मैंने आपको मैसेज भी दिया है इस स्टोरी का। पर मैं अगर आपको बताऊं तो वापस बताता हूँ। गर्ल्स हैव द राइट टू ड्रीम एंड लर्न जस्ट लाइक बॉयज। लड़कियों को भी सारे हक हैं और उनका ये हक है कि वो सपने देखें और सीखें, जैसा कि लड़के को करने की आज़ादी है, पढ़ने की, घूमने फिरने की, अपना पैशन फॉलो करने की, अपने सपने पूरे करने की। इसी तरीके से गर्ल्स को भी राइट है हर वो सपना पूरा करने का जो वो देखती हैं। एंड विद करेज एंड सपोर्ट दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स। अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हिम्मत बढ़ाएंगे, तो वो ये ड्रीम्स अचीव कर सकती हैं। द स्टोरी एनकरेजेस इक्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, अपने आप में विश्वास रखने की बात हो रही है, और सभी के लिए बराबर एजुकेशन की बात हो रही है। उसके बाद है लेट अस लर्न। यू हैव लर्नड दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। तो हमें पता है नाउन्स आर नेमिंग वर्ड एक्चुअली, एंड ओनली प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। हमें पता है जैसे हम ताजमहल लिखते हैं तो ताजमहल का टी कैपिटल लिखते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। जैसे हम गंगा लिखते हैं तो गंगा का जी कैपिटल लिखते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। Why has the author used a capital letter for river? आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि उसने जहां जहां रिवर लिखा है, रिवर का आर कैपिटल लिखा है, इवन व्हेन इट इज अ कॉमन नाउन। और जबकि हमें पता है रिवर जो है वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन गंगा है, लेकिन रिवर का आर दे रखा है। तो ऐसा क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि हैज द रिवर बीन गिवन द क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मैंने जब सिक्स्थ में आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज आपको समझाई थी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज जो कि नॉन लिविंग है वो इंसानों की तरह बात करती है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। और इस चैप्टर में यही हुआ है, जो रिवर है उसने एक इंसान से बात की है। तो रिवर का क्योंकि पर्सोनिफिकेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर जितना भी रिवर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बिकॉज द ऑथर गिव्स द रिवर ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, जैसे कि वो बात कर रही है, वो लॉ ऑफ कर रही है, वो एडवाइस दे रही है। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन एंड इट मेक्स रिवर स्पेशल कैरेक्टर इन द स्टोरी। और जिस भी स्टोरी में कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, दैट इज ऑलवेज गिवन अ कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग। सेकेंड है देर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड्स इन द टेक्स्ट, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम इन द करेक्ट डेफिनेशन। तो यहाँ पर कुछ आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे मेड ए हाई पिच पियर्सिंग साउंड। अब ये किससे रिलेटेड था? अगर आपने स्टोरी में उससे सुनी होगी तो आपको पता है कि ये पैरट्स का था, और पैरट्स ने क्या किया था? श्रीक्ड किया था। तो वो एक्चुअली ये चाहते हैं कि हम इस स्टेटमेंट को पढ़े और इसका वन वर्ड आंसर दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रीक्ड। सेकंड है टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। तो जैसे एकदम पानी हमारी आंखों पे पड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्प्लैश। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्प्लैश। थर्ड इज अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज। कोई धीरे धीरे से अगर पीछे से कोई बातचीत कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मरमर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मरमरिंग। अभी मैं आपको इसके सारे आंसर्स दे दूंगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ, क्राइंग विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस। तो जो सांस भर भर के जो हम रोते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सॉबिंग। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सॉब।
फिफ्थ इज टू मेक सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लिविंग मूविंग। तो जैसे पत्तों की सरसराहट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, दैट इज कॉल्ड रसल। तो आप यहाँ पर लिख देंगे रसल, RUSTLE। अब आप ये मत समझ लेना KKR के रसल की बात कर रहा हूँ जो छक्के में आता है, रसल इज समथिंग एल्स। सिक्स, टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज पेन और शॉक। तो हम जैसे ही मुंह खोलकर एकदम सांस लेते हैं ना, ये क्या हुआ, तो दैट इज कॉल्ड गैस्प्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैस्प, GASPED। सेवंथ इज शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड। तो जैसे एकदम अचानक से साउंड निकालना तेज तेज से शेक करते हुए, तो दैट इज कॉल्ड रैटलिंग, रैटलिंग। तो इसीलिए एक स्नेक का नाम है रैटल स्नेक, क्योंकि वो अपनी पूंछ को ऐसे ही रैपिडली शेक कर करके और साउंड निकालता है। इसी का एट्थ पार्ट है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर करना, ऑब्वियसली नॉइजी कहलाता है। और नाइन्थ होगा मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली पेन ऑफ बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। तो इसका हम आंसर लिखेंगे वेल्ड, WAILED। लीजिए ये रहे आपके सारे आंसर एक साथ स्क्रीन पे। लो स्क्रीनशॉट और मजे करो। श्रीक्ड, स्प्लैश्ड, मर्मरिंग, सॉब, रसल, गैस्प, रैटलिंग, नॉइजी और वेल्ड, ये सारे आंसर्स हैं आपके इस क्वेश्चन के। हम बढ़ेंगे आगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। तो अभी हमने जो ऊपर लिखे जितने भी वर्ड्स वेल्ड वगैरह, उनको हमें इसमें फिल करना है, और ये फिल हमें करना है फिलअप्स को। तो आइए, पहला है द क्लासरूम ग्रू डैश एज द स्टूडेंट नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर। जैसे ही आपको पता लगता है कि हमने जो पेपर दिए टीचर उनको लेकर आ रहा है, तो क्लास कैसी हो जाती है, नॉइजी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नॉइजी। उसके बाद एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ डैश द चिल्ड्रन डैश वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड। तो जब हम पन्नों को पलटेंगे तो क्या आएगा, उससे उससे साउंड आएगा, कैसा आएगा, रसलिंग साउंड। तो आप यहाँ पर लिख देंगे रसलिंग साउंड। द चिल्ड्रन मर्मर्ड, तो यहाँ पर मर्मरिंग आ जाएगा, ठीक है। वंडरिंग व्हाट द कमेंट्स अवेटेड। समवन डैश इन फ्रस्ट्रेशन, तो तभी कोई बच्चा जो है फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने गैस किया है ना, गैस्प्ड। तो यहाँ पर आप लिख देंगे गैस्प्ड। द एंड द डैश एंड ऑफ द स्टूडेंट स्टडीली इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर वेल्ड आएगा, ऑफ द स्टूडेंट स्टडीली इंक्रीज्ड। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस द स्टूडेंट्स shrieked with excitement। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। ये रहा द क्लासरूम grew noisy as the student noticed the teacher carrying the answer paper, as the teacher turned the pages with a rustle the children gasped wondering what comments awaited, someone wailed in frustration, and the murmuring of the students steadily increased. Finally, when the teacher praised the student for their excellent performance the students shrieked with excitement। Third है the word catamaran is used in the text. The word originates from Tamil language which means kattumaram, meaning tied wood, लकड़ी को बांधा हुआ, ठीक है, बंधी हुई लकड़ी। Find out the meaning of these words from which Indian language these were borrowed. An example has been given। जैसे कर्मा जो है वो संस्कृत से लिया गया है, साहिब, चटनी, गुरु, वरांडा, जंगल, अरेका और पैलेंक्विन, ये आपको बताना है ये कौन सी भाषाओं से लिए गए शब्द। तो लीजिए साहब, ये रहे आपके वर्ड, ये इनके मतलब भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और फिर ये रहे आपके कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। कैटामरन तो बात हो गई है, टाइड वुड बोट, और तमिल से लिया गया है गुरु। गुरु जो है उसका मतलब होता है टीचर, और ये संस्कृत का शब्द है। चटनी, ये हमें पता है चटनी क्या होता है, सॉस जो है ना, स्पाइसी जो सॉस होता है, ये हिंदी से लिया गया है। वरांडा, हमें मालूम है क्या होता है, ये आंगन, उसको हिंदी से लिया गया है। साहिब, साहिब जो है वो मास्टर को या किसी रेस्पेक्टफुल इंसान को कहा जाता है, ये उर्दू का वर्ड है। अरेका इज अ काइंड ऑफ पाम ट्री, जैसे जो बीटल नट्स होते हैं ना, जो सुपारी है ना, सुपारी के लिए, तो ये मलयालम का शब्द है। पैलेंक्विन जो है ये कवर्ड चेयर फॉर कैरिंग पीपल, ये संस्कृत का है। और जंगल इज फॉरेस्ट, और ये हिंदी का शब्द है। उसके बाद फोर्थ है चंदू द फिशरमैन हैज अ कैटामरन द दैट द रिवर प्रेफर टू अ शिप, है ना। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल कैनो है, ये कैटामरन है, इसको इस तरह से लकड़ियों को बांध कर ये बना दिया गया है। ये कोरैकल है, और ये है शिकारा। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन। अब आपको इन चारों में से ऑप्शन मिले तो आप इनमें से कौन से में
ट्रैवल करना पसंद करेंगे? आपका तो पता नहीं, मैं तो शिकारे में ही ट्रैवल करना पसंद करूंगा। उसके बाद है मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। फिर आप जो है बोट की ड्राइंग बना दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन द वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। इसमें पहला जो है ये है 4 लेटर वर्ड। क्या है ये? अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर बाय सी। तो यहाँ पर आ जाएगा शिप। तो आप यहाँ पर लिख देंगे SHIP, शिप। ये मैं आपको अभी कंप्लीट इसका आंसर भी दूंगा। सेकंड है, सेकंड जो है वो क्रॉस है। ये देखिए ये रहा सेकंड क्रॉस। क्या है इसमें? अ स्मॉल वेसल फॉर ट्रेवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर, सेल्स और एन इंजन। तो वो होता है बोट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे BOAT, बोट। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये फोर्थ क्रॉस क्या है। फोर्थ क्रॉस है अ बोट और शिप ड्रिवन बाय स्टीम। तो स्टीम से चलने वाला स्टीमर। तो आप यहाँ लिख देंगे STEAM, स्टीम बन जाएगा, ये स्टीमर हो जाएगा। थर्ड है अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रेवलिंग अक्रॉस वाटर। ये थर्ड क्रॉस है। थर्ड क्रॉस में ये रहा। तो यहाँ पर ये 4 लेटर वर्ड है, आर से स्टार्ट है, इसको बोलते हैं रैफ्ट, RAFT। तो यहाँ से आ जाएगा रैफ्ट। आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये देखिए YAHT। अगर आप भली बात ही हाँ पता है आपको तो यहाँ पर लगेगा C, और ये बनता है यॉट। याद रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन है यॉट, YACHT। हम इसको फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। दिस इज कॉल्ड यॉट। यहाँ पर ये फिफ्थ डाउन, ये देखिए C से बना है, और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कैनो, है ना, कैनोई। तो ये हो गया कैनोए। और इसके बाद यहाँ पर ये है टग, और ये हो जाएगा बोट। तो ये हो जाएगा टग बोट। तो आपको आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए दोस्तों। शिप, यॉट, राफ्ट, स्टीमर, कैनोए और बोट, और ये टग बोट। Sixth is read the highlighted words in the following lines from the text. She goes down towards the sea. I have seen her. She always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं या बताते हैं कि नाउन जो या प्रोनाउन जो है उनका दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या रिश्ता है। कोई चीज ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है। तो इस तरीके से जो है जो प्रेपोजिशन है पोजिशंस के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, लोकेशन के बारे में जो हमें समझाए, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। मेरा मतलब इन द सेंस ये जो भी रिटर्न है यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा पोलियो हो गया दोस्तों। लगता है इसने 2 बूंद जिंदगी के नहीं पिए हैं। पर चलो कोई बात नहीं, जब तक NCERT की जो PDFs नहीं आते, आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये किया है। जैसे ही वो बुक्स आएंगी हम उनसे करेंगे। तो अभी ये जो पोलियो वाला है इसी से बात कर लेते हैं। जानवी टेक्स द रिवर एडवाइस एंड गोज टू स्कूल ऑन हर फर्स्ट डे डैश स्कूल। तो एट स्कूल आएगा यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखना, एट स्कूल। जानवी स्टूड नर्वसली इन आउटसाइड या अबव द गेट, तो वो बाहर खड़ी थी आउटसाइड द गेट। क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर। द बेल रैंग एंड शी हरीड डैश द बसलिंग क्लास। आउटसाइड थ्रू इनसाइड, तो इनसाइड द बसलिंग क्लासरूम। शी फाउंड अ सीट डैश टू फ्रेंडली क्लासमेट्स। अगर 2 हैं तो बिटवीन आएगा, है ना, अगर बहुत ज्यादा होते तो अमंग आता। द टीचर ग्रीटेड देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन अबाउट नंबर्स। जानवी लिसनड अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड डैश द न्यू एडवेंचर एट, अबाउट द न्यू एडवेंचर अहेड। तो लीजिए ये रहे आपके सारे आंसर्स, एट, आउटसाइड, इनसाइड, बिटवीन, अबाउट एंड अबाउट। तो स्क्रीनशॉट लो और मजा लो। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसको और ज्यादा पोलियो हो गया है, पर कोई बात नहीं। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब क्या है? अ किंगफिशर स्वेप डाउन। ये किंगफिशर होता है जिसको हम हिंदी में नीलकंठ बोलते हैं। इट्स विंग्स एंड एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ। कभी कभी प्रेपोजिशन, कभी कभी एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी बताए कि वर्ब कैसा हो रहा है, ऊपर नीचे, कहाँ काम हो रहा है, दाएं बाएं, आगे पीछे, वो सीढ़ियों के ऊपर भाग रही है, उसने मुझे फोन किया है, लाइक दैट। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर की तरफ भाग रही है ये प्रेपोजिशन है, और उसने मुझे फोन किया था ये एडवर्ब है। तो कैसे पता लगेगा यहाँ पर भी अप है और यहाँ पर भी अप है? तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, कैसे पता लगेगा हमें? तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए ध्यान रखिए।
आपके वर्ड के बाद अगर नाउन है, ठीक है, हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में दो तरह के नाउन हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर आपके गिवन वर्ड के बाद में कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो वो प्रेपोजिशन होगा, अगर नहीं है तो वो एडवर्ब होगा, ऐसा जनरली माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। अब अगर आप लिखते हो ऑन द टेबल तो यहाँ पर आपने ये लिख तो दिया ऑन और उसके बाद टेबल आ गया है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन। ऑन टू आएगा, ऑन टू आएगा बेटा यहाँ पे, ऑन टू द टेबल। सेकंड है द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल द डार्क। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बच्चे जो है वो बाहर खेल रहे हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए आउटसाइड अंटिल द डार्क। अब थर्ड क्या हो गया, शी क्विकली रैन डैश द पार्क। अब थ्रू द पार्क आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो वो पार्क में जो है पार्क के इधर उधर घूम रही है, भाग रही है, तो दैट बिकम्स प्रेपोजिशन। द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग डैश। अब यहाँ पर आप लिखते हो हेलीकॉप्टर क्या हमारे ऊपर ही उड़ेगा, राइट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अबव, वो एडवर्ब हो जाएगा। वी वर जस्ट वॉकिंग अलोंग चैटिंग। अब देखो यहाँ पर जो अलोंग वर्ड आ रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया। सिक्स जैसे आपका आ गया, आफ्टर थॉरोली वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड इन। वो जैसे अंदर आ गया, सपोज कर लो, है ना, जूते साफ करने के बाद। अब इस इन के बाद कोई लेना देना नहीं है किसी भी नाउन का, तो ये आपका एडवर्ब बन गया। शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व। अब यहाँ पर जैसे वो उसने ड्राइव किया, लेकिन किसके अराउंड किया, शार्प कर्व के, तो वो इसका सीधा लेना देना है इससे, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन हो गया। ही प्लेस्ड द कीज अंडर द मैट। तो कहाँ पर है, अंडर द मैट, तो ये हो गया प्रेपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो ये रहे सारे आंसर्स आपके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मजा कीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। लेट अस लिसन, ये एक लिसनिंग एक्टिविटी है। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यू विल लिसन टू 5 people speak about school life. As you listen, circle the words that are used by the speakers. There are 2 words that you don't need. Transcript for the teacher is on page number 39. तो अभी पेज नंबर 39 पर एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसको मैं रीड करूंगा, आपको आंख बंद करके उसको सुनना है। और फिर यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से वो 2 वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जो ट्रांसक्रिप्ट में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो जो दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर दिया गया है तो आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से जो है सर्कल कर लें, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। यू विल वंस अगेन लिसन टू द 5 स्पीकर्स। एज यू लिसन, मैच द स्टेटमेंट 1 to 7 टू ईच स्पीकर 1 to 5। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स दैट यू डोंट नीड। मतलब यहाँ पर 7 स्टेटमेंट्स हैं और इन 7 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट हमें उस ट्रांसक्रिप्ट में सुनाई नहीं देगी। तो मैं आपको अब ट्रांसक्रिप्ट सुनाने जा रहा हूँ, आप अपनी आइज बंद कीजिए, सुनिए और फिर हम इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए सुनिए, पहला स्पीकर क्या बोल रहा है। शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल? पिताजी ने पूछा। यस दे शुड। I do my best to ensure that both my son and daughter get equal opportunities. दोनों को equal opportunities मिलनी चाहिए। स्पीकर 1 ने कहा, I look forward to their success, careers and rewarding lives. और मैं दोनों की ही लाइफ को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। I feel education gives freedom to make choices in life. अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें लाइफ में आज़ादी मिलती है अपने चॉइस खुद करने की। Whether my daughter wants to work in an organization or be a homemaker, it should be her choice and the same applies to my son. मेरी बेटी काम करना चाहती है या घर में रहना चाहती है, घर को संवारना चाहती है, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए और मेरे बेटे को भी यही अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज स्पीकर 1। स्पीकर 2 बोल रहा है, I went to school but many girls at that time could not attend school because some elders in the village felt that girls should help in the house and take care of their little brothers and sisters. I am happy that situation has changed today. तो जो सेकंड स्पीकर है ग्रैंड मदर, वो ये बोल रही है, जब मैं स्कूल जाती थी मैं भी स्कूल गई थी, लेकिन जो बहुत सारी लड़कियां थी उनको उस समय स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि गांव के कुछ जो बूढ़े लोग हैं उनका मानना था, बुजुर्ग लोगों का, कि लड़कियों को जो है घर के काम करने चाहिए, उनको अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अब मैं खुश हूं कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत बदल गई है। स्पीकर 3 बोल रहा है, टीचर के द स्कूल जो है, द स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ऑफ वर्क बाय लर्निंग हैंड्स ऑन एबिलिटीज एंड स्किल्स।
developing equal respect for head, hands, heart, valuing the dignity of labor and understanding vocational choices for future. तो टीचर क्या कह रहे हैं? स्कूल जो है वो छात्रों को काम की दुनिया में कैपेबल बनाते हैं, उपयोगी भागीदारी के लिए तैयार करता है, जहाँ पर वो किस तरीके से बिहेव करना है, ये सब सीखते हैं, बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। यहाँ पर जो है हेड मतलब ब्रेन, हैंड्स और हार्ट इनके समान मतलब एक तरीके से विकसित करना होता है और जो श्रम की गरिमा को महत्व देना है, मेहनत को महत्व देना है और भविष्य में जितने भी आपके व्यवसाय के विकल्प हैं, जैसे आपके काम करने के जो तरीके हैं, उनको समझने में मदद मिलती है। ये टीचर का कहना है। स्पीकर 4 स्टूडेंट आई लाइक टू गो टू स्कूल I feel that by coming to school and reading the books, I learn about things from all over the world. I have friends with whom I can share my feeling. तो छात्र क्या कह रहा है? मुझे स्कूल जाना पसंद है। मुझे लगता है कि स्कूल आकर और किताबें पढ़कर मैं दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जान पाता हूँ। मेरे पास दोस्त भी है जिनसे मैं अपनी भावनाएं शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ। अब स्पीकर 5 है प्रिंसिपल। Everyone should attend the school. You must have noticed that the girls are doing very well. However, as the head of the institution, I know that all students can work hard. My message to students is that they should attend school regularly and take part in school activity without bothering whether it is for girls or boys. The idea is to focus on learning. तो प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं कि हर बच्चे को जो है स्कूल अटेंड करना चाहिए और आप सबने नोटिस किया होगा कि लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, हालांकि मैं क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का हेड हूँ तो मेरा ये मानना है कि सभी बच्चे जो है वो मेहनत कर सकते हैं। मेरा मैसेज जो है स्टूडेंट्स के लिए वो इतना ही है कि स्कूल रोज आइए और स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये स्कूल लड़कियों का है या लड़कों का है। मेन आइडिया जो है वो ये है कि हम सीखें। तो दोस्तों ये था आपका जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब हमें जो है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के बाद हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो आ गए, हमने पढ़ लिए, ठीक है। लॉयर नहीं आया, डेस्क आ गए, होम मेकर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, पोस्टर्स नहीं आए, न्यूज़पेपर आ गया, मैरिज आ गया, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट आ गया, करियर्स आ गया, करियर्स आया, मैरिज नहीं आया ना, मैरिज आ गया था, और बुक्स भी आ गई। तो मेरे ख्याल से दो वर्ड जो नहीं आए, एक वो लॉयर है और एक पोस्टर्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस स्पीकर ने दिया। तो जैसे स्टेटमेंट है प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज, तो ये कौन था जो बोल रहे थे? प्रिंसिपल। तो हम बोल देंगे कि वो कौन से थे? वो स्पीकर 5 थे। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। कमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल, मैथमेटिक्स की बात किसी ने नहीं की दोस्तों, तो ये तो नहीं आएगा। अभी हमें दो छोड़ने थे तो उनमें से एक ये छूट गया। थर्ड है बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये फर्स्ट स्पीकर ने कहा था शायद, है ना। और शेयर दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप, ये स्पीकर 4 ने कहा था। उसके बाद अंडरस्टैंड दैट बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज, ये डायरेक्टली तो किसी ने भी नहीं कहा कि उनकी एबिलिटीज जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। अभी इसको देखते हैं। परसुएड्स द पेरेंट टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड द स्कूल, ये तो किसी ने भी नहीं कहा, तो ये वो दूसरा है जो कट गया। बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज नॉट जेंडर बेस्ड, ये थर्ड स्पीकर ने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आ गया, सेकंड नहीं आया है, तो ये सेकंड वाले ने कहा होगा। तो ये डायरेक्टली तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन दादी माँ जो कह रही थी कि लड़कियों को छोटे भाइयों की देखभाल करनी चाहिए, लड़कों को नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि बॉयज और गर्ल्स में एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। लेट अस स्पीक, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। और द रिवर स्पोक टू द जानवी इन स्लीपी वॉइस, वर्क इन पेयर्स टू टेक, ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है? आपको ये वाली जो सेंटेंस है ये पढ़ना है, लेकिन अलग अलग मूड में। जैसे एक्टिंग करते वक्त पढ़ते हैं हम हैप्पी मूड में, सरप्राइज्ड, एंग्री, स्केयर्ड, सैड, वरीड। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं सारे तो नहीं करूंगा। जैसे अगर हैप्पी में आपको इसको पढ़ना होगा तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई यू नो, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड when you have been coming here to see me every day, well almost every day। तो आप इसको इस तरह से हैप्पी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप सपोज करो आप सरप्राइज्ड हो, तो जब कोई हैरान होगा तो वो कैसे पढ़ेगा इसको? डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई यू नो,
and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सरप्राइज किस तरह से दिखें। तो आप एंग्री, स्कैर्ड, वरीड इस सब तरीके से निकालो, एक्टिंग करो और मजे करो दोस्तों। सेकंड है जानवी आस्क्स द रिवर फॉर एडवाइस, द रिवर गिव्स एडवाइस। रीड द सिचुएशन एंड इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स, आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस टर्न्स। ओके, तो यहाँ पर एक सिचुएशन दी है, जैसे सिचुएशन वन में यू विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल बट इट हैज एन ऑल बॉयज टीम ओनली। तो अब यहाँ पर एक ये दो होंगे आप, तो एक साथी पूछेगा कि एडवाइस कैसे लेनी है और दूसरी जो है सलाह देनी है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सलाह मांगो और सलाह दो। तो आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहली सिचुएशन है कि यू विश टू प्ले फुटबॉल और स्कूल की टीम जो है सिर्फ बॉयज की टीम है। तो एडवाइस के लिए आप क्या पूछ सकते हो, आई रियली वांट टू प्ले फुटबॉल बट माय स्कूल हैज एन ऑल बॉयज टीम, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो जो एडवाइस देगा वो क्या बोलेगा, आई थिंक यू शुड टॉक टू योर टीचर एंड रिक्वेस्ट देम टू अलाउ गर्ल्स टू। तो एडवाइस क्या, वही मुझे लगता है आपको टीचर से बात करनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो लड़कियों को भी अलाउ करें। दूसरी सिचुएशन है यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग द एग्जाम। अब आप जो है स्कोर नहीं कर पाए मैथ्स में अच्छा, तो क्या एडवाइस के लिए आप क्या पूछोगे, I have problem with maths. I get too nervous in exam and can't score well. Do you think I should get extra help? तो एडवाइस देने वाला क्या बोलता है, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली टू रिड्यूस नर्वसनेस। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मॉक टेस्ट की। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड स्पीक टू माई टीचर एंड आस्क फॉर टिप्स टू स्टे काम। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टीचर से कुछ टिप्स लेता कि मैं अपने आप को किस तरीके से काम रख सकूं और नर्वस ना हो। सिचुएशन थर्ड है यू रियली एंजॉय म्यूजिक क्लास बट डू नॉट गेट एनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट, आस्किंग फॉर एडवाइस। तो अब जो है आप म्यूजिक क्लास बहुत पसंद करते हो लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं। तो क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप, एडवाइस किसी से मांग रहे हो, आई लव म्यूजिक बट आई डोंट गेट एनफ टाइम टू प्रैक्टिस इट, व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन। अगर मेरी जगह तुम होगे तो क्या करोगे जी। तो एडवाइस देने वाला क्या कह सकता है, आई थिंक यू शुड मेक अ स्मॉल टाइम टेबल एंड डेडिकेटेड एटलीस्ट 15 मिनट्स डेली टू म्यूजिक। केवल 15 मिनट ही दो लेकिन म्यूजिक को दो। Why don't you talk to your parents or teacher and ask them to help you manage time better? आप टीचर या पेरेंट्स से हेल्प लो और अपना टाइम ढंग से मैनेज करो। चौथी सिचुएशन है यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच। अब ये प्रॉब्लम है, अब एडवाइस कैसे, आई हैव अ प्रॉब्लम सीइंग इन द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच, आई वुड अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन दिस इशू। या मुझे पीछे से दिखाई नहीं देता, प्लीज मुझे एडवाइस दो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो एडवाइस देने वाला क्या बोलेगा, द बेस्ट थिंग इज टू डू इज टू रिक्वेस्ट द टीचर टू लेट यू सिट इन द फ्रंट रो। टीचर से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करो। अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड गेट माई आईज टेस्टेड बाय अ डॉक्टर जस्ट टू बी श्योर। और मैं चाहता तो अगर आपकी जगह होता तो मैं एक बार डॉक्टर के पास जाकर जरूर ये देखता कि कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा होता है और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, लेटेस्ट राइट में ये राइटिंग एक्टिविटी है, ऑब्जर्विंग नेचर। Take some time to observe the world around you over the next few days. Pay attention to the colors, shapes, patterns, and textures found in the nature. Look closely at the plants, trees, flowers, birds, and even sky. Make detailed notes of what you observe. सब कुछ देखो. Focus on textures, movement, and how light plays with these elements. Record your observation in the detail and the features that draw your attention the most. Whether it is a soft ripple of water or vibrant flutter of a butterfly or color of the birds or flowers, जो भी आप देख रहे हो उसके बारे में। Now write the descriptive paragraph based on what you observed। अब आपको इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। Highlight the colors, shapes, texture and unique details that you made give an impression on you। अब आपको इसका टाइटल भी देना है। तो ये एक राइटिंग है, इसके लिए आपको इन्होंने कुछ आइडिया दिए हुए हैं, जैसे कि आइडिया क्या है, What do you observe? How do you feel? Why? और write a message to everyone around you। तो यहाँ पर कुछ prompts दे रखे हैं जिसकी वजह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। मैंने आपके लिए लिख लिया है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं और सैंपल आंसर कैसा हो सकता है। तो दोस्तों टाइटल मैंने पहले ही लिख दिया, टाइटल लिखा है अ वॉक थ्रू नेचर। इसमें मैंने क्या लिखा है, एवरी डे आई सी द ब्राइट येलो सन स्लोली राइज बिहाइंड द टॉल ट्रीज नियर माई होम। बहुत सिंपल इंग्लिश है दोस्तों। द लीव्स शिमर इन द गोल्डन लाइट। शिमर का मतलब होता है दोस्तों झिलमिलाता हुआ, ठीक है। तो द लीव्स शिमर इन द गोल्डन लाइट डांसिंग जेंटली इन द ब्रीज। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट ईच लीफ हैज अ डिफरेंट शेप
एंड पैटर्न, कुछ स्मूथ हैं, कुछ जो है उनमें छोटी छोटी सी नसें, टाइनी वेन्स दिख रही हैं। द स्काई इज सॉफ्ट पेंटेड इन सॉफ्ट शेड्स ऑफ पिंक एंड ब्लू, एंड समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लाई अक्रॉस इट इन अ परफेक्ट हार्मनी। तो उसके बाद आई लाइक वॉचिंग बटरफ्लाइज फ्लटर अराउंड फ्लावर्स, स्पेशली द वंस विद ऑरेंज एंड ब्लैक विंग्स। आप चाहो तो कोई और कलर्स भी ले सकते हो। देयर मूवमेंट्स आर डेलिकेट एंड जॉयफुल। द सॉफ्ट रिपल ऑफ पॉन्ड नियर बाय, द टाइनी फिश स्विमिंग अंटिल अंडर द लिली पैड्स, मतलब लिली प्लांट जो है उसके नीचे, मेक्स मी फील काम एंड हैप्पी। आई फील पीसफुल एज आई वॉच द सनलाइट बाउंस ऑफ द वाटर एंड हियर द रसलिंग ऑफ ड्राई लीव्स। ये सब वर्ड्स हमने इसी स्टोरीज में पढ़ रखे हैं। I want to tell you that nature is full of beauty. If only we take time to observe it. My advice to all is to take a break from screens and walk outside. You will find amazing sights, sounds, and colors around you. तो ये हो गई एडवाइस जो हमें हमारे दोस्तों को देनी है। तो जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा ही लिखो, आप इनमें से कुछ लाइंस ले लो, छोटी सी जो आपको इजीली लग रही है, इजी लाइन लेके, और उसको आप छोटा सा एक पैराग्राफ लिख लो। Let us explore, discuss why rivers in India are considered to be sacred and most of them are referred to as female. Some rivers are referred to as male, for example, Brahmaputra and so. तो अधिकतर जो नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, इनको हम फीमेल बोलते हैं क्योंकि हम इनको धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो हम इनको माताओं के तरह मानते हैं, माँ की तरह मानते हैं, इसलिए माँ तो फीमेल ही होती है ना। तो और कुछ नदियों को जो है हम ब्रह्मपुत्र उसको हम मेल की तरह देखते हैं क्योंकि शायद वो स्ट्रॉन्ग रिवर जो जिसमें बहुत ज्यादा करंट बहता है, करंट इन द सेंस पानी का करंट बहता है, ठीक है, वाटर करंट, तो हम उसको जो है मेल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द रिवर referred to as female because they nurture life like a mother. The Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari are example. They are often worshipped as goddesses in Hindu tradition. और जहां तक ब्रह्मपुत्र और सोन की बात है तो वो मेल कहलाते हैं क्योंकि वो फोर्सफुल और स्ट्रॉन्ग फ्लो उनका होता है। ब्रह्मपुत्र स्पेशली इज अ पावरफुल एंड वाइल्ड रिवर, और हमें पता है कि इसकी वजह से हर साल जो है आसाम में बाढ़ आती है और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है। यहाँ होल क्लास एक्टिविटी है। भारत जो है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 2 से 3 से ज्यादा लैंग्वेजेस लोगों को आती हैं। तो आपको ये बताना है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज पसंद है और कहानी पढ़ने और सुनने में या सीखने में आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, वो भाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है, आप देखिए, द हैप्पीनेस ऑफ ए नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर। कितनी खुश लग रही है लड़कियां, पेंसिल है हाथ में, नोटबुक सी लग रही है, खुश नजर आ रही हैं, पढ़ाई करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। तो इस पोस्टर में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले उसने ये पूछा है क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है। तो इस पोस्टर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लड़कियां जो है वो मुस्कुराती हुई हंसती हुई दिख रही हैं, शायद पढ़ रही हैं, एंगेज्ड इन एजुकेशन, राइट। देयर आर बुक्स और पेन्स इन द पोस्टर, और ब्राइट और कलरफुल चीयरफुल कलर्स हैं, जिसका मतलब है इस पोस्टर से हमें काफी पॉजिटिविटी और होप दिखाई दे रही। दूसरा है, व्हाई डू यू थिंक गर्ल्स लुक हैप्पी। तो गर्ल्स अपीयर हैप्पी बिकॉज दे आर लाइकली टू रिसीव education and equal opportunities. Access to education empowers them, boosts their confidence and allows them to envision a brighter future contributing to their overall happiness. तो इसलिए दिख रही है खुश क्योंकि उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको बराबरी का हक मिल रहा है, और एजुकेशन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो अपना फ्यूचर जो है उसको ब्राइट देख सकती हैं। उनको लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो बेहतर होने वाली है, जिसकी वजह से वो हमें खुश दिखाई दे रही हैं। थर्ड है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस। क्या क्या मतलब है। अब डिग्निटी जो होता है उसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड द स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर, मतलब जिसको जो है जिसकी जो हक है उसको उतना रिस्पेक्ट मिले। When individuals, especially girls, are treated with dignity through education, equal rights and opportunities, they feel valued and respected. तो जब हम उन्हें बराबरी का अधिकार देंगे, उनको पढ़ने का मौका देंगे, तो वो जो है उनको लगता है कि हमारी भी वैल्यू है और हमें भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है। दिस सेंस ऑफ वर्दीनेस एंड रिस्पेक्ट लीड्स टू जेन्युइन हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। फोर्थ है, हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर विद व्हेन इट्स डॉटर्स आर। कोई भी देश जो है वो कब तरक्की करता है अगर उसकी बेटियां जो है वो खुश हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, अ कंट्री कैन ट्रूली प्रोग्रेस एंड बी हैप्पी ओनली व्हेन इट्स डॉटर्स, इट्स गर्ल्स एंड वीमेन आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड अलाउड टू लिव विद फ्रीडम एंड प्राइड। तो जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, अगर उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, उनको बराबरी का मौका देंगे, तो वो आज़ादी से जी सकेंगी,
और जो है प्राइड से जीत सकेंगी। और इस तरीके से जो है नेशन मेल्स और फीमेल्स दोनों से मिलकर बनता है, तो पूरा जो नेशन है वो प्रॉस्पर करेगा। पहुंच गए हम आखिरी क्वेश्चन पे दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी स्कीम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइंड आउट मोर सच स्कीम फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम योर टीचर, स्प्रेड अवेयरनेस इन योर नेबरहुड। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको झलकियां दूंगा और आप देख लीजिए। ये है कुछ गवर्नमेंट की स्कीम, जिनमें से सबसे पहली है सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या है? 10 साल से कम की लड़कियों के लिए है एक सेविंग स्कीम है, जिसमें आपको बड़े होने पर बहुत सारा पैसा मिलेगा अगर आप उसको जमा करोगे। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें उनको स्कॉलरशिप मिलती है। कन्याश्री प्रकल्प वेस्ट बंगाल की है। इसमें चाइल्ड मैरिज को रोकना और एजुकेशन को बढ़ावा देना है, ये वेस्ट बंगाल की है। सीबीएसई की उड़ान स्कीम है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, जो 11th और 12th की जो मेरिटोरियस गर्ल यानी कि इंटेलिजेंट लड़कियां हैं उनको हायर एजुकेशन में साइंस और इंजीनियरिंग दिलवाना। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, इसमें क्या है, जो लड़कियां हैं 11 से 18 साल की, उनको न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ एजुकेशन मिले, लाइफ स्किल के बारे में उनको जो है अवेयर। अब आप अवेयरनेस कैसे फैला सकते हो? आप इंफॉर्मेशन सेशन बनाओ, दोस्तों के साथ मिलो, लोकल स्कूल्स कम्युनिटी, और इनके साथ आप आस पड़ोस के लोगों को समझाओ। डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स पैम्पलेट छाप सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर बता सकते हो, और लोकल लीडर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यहीं पर आपका चैप्टर दोस्तों खत्म होता है। मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करूं, हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझाना जरूरी था। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।